नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम चर्चा करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1889 से लेकर 1964 तक इनका जीवन काल है। 1889 से लेकर 1964 तक इनका जीवन काल है। जैसे कि हम हर थिंकर्स की शुरुआत जीवन परिचय से ही शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू के भी जीवन परिचय को ही ले लेते हैं। जीवन परिचय। जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय में हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। जन्म कब हुआ? तो जन्म इनका 14 नवंबर 1889 में हुआ था। बाद में इनका जन्म हुआ था और एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल जो था वो कश्मीर था। कश्मीर से आकर इनके पूर्वज इलाहाबाद में बस गए थे। तो 1889 में इनका जन्म हो गया इलाहाबाद के कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में। इलाहाबाद के कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। साथियों, इनके पिता की हम बात करें तो इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। और इनके पिता की हम बात करें तो इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और जिनका पाश्चात्य जीवन के प्रति विशेष श्रद्धा थी। पाश्चात्य जीवन से ये प्रभावित थे। पाश्चात्य जीवन पद्धति से प्रभावित थे। साथियों, इनकी हम माता की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता की बात करें तो माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। स्वरूप रानी नेहरू था। इनका जो बचपन था बड़ा ही क्या कहते हैं विलासिता भरे वातावरण में बीता था। इनका जो निवास स्थान था आनंद भवन, भव्य निवास स्थान था, वहीं इनका बचपन का पालन पोषण हुआ था। तो इनका जो बचपन बीता था या बचपन का जो पालन पोषण हुआ, इनका जो भव्य निवास स्थान था आनंद भवन, इस आनंद भवन में बीता। विलासितापूर्ण वातावरण में इनका जीवन बीता था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पे ही हुई थी और इनके पिता मोतीलाल नेहरू ने श्रीमती एनी बेसेंट के सुझाव पर, एक आयरिश शिक्षक थे टी ब्रुक्स, उनको घर पे इनकी शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो घर पर हुई और श्रीमती एनी बेसेंट के सुझाव पर, श्रीमती एनी बेसेंट के सुझाव पर इनके पिता ने एक आयरिश शिक्षक नियुक्त कर दिया घर पर ही इनकी शिक्षा के लिए। और उस आयरिश शिक्षक का नाम था टी ब्रुक्स। टी ब्रुक्स ये घर पर ही नियुक्त कर दिया। उसके बाद में 1905 से लेकर 1912 तक इनकी जो शिक्षा होती है इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में ये एक तो जो इनकी स्कूली शिक्षा हुई वो तो हैरो स्कूल में हुई और कॉलेज इनका जो हुआ वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। तो 1905 से लेकर 1912 तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की इंग्लैंड से और इंग्लैंड के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1912 में ही इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि ली। 1912 में लंदन का इंटर टेम्पल कॉलेज था, उससे इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि ले ली। तो लंदन के इंटर टेम्पल कॉलेज, यहाँ से इन्होंने बैरिस्टर अर्थात वकालत की उपाधि ली 1912। और वकालत की उपाधि लेने के बाद में 1912 से
में ही ये भारत लौट आते हैं और भारत आकर ये वकालत का पेशा अपना लेते हैं। 1912 में ही भारत आ जाते हैं। 1905 में गए थे भारत से लंदन, इंग्लैंड, और 1912 में भारत वापस आ गए। 1912 में भारत आ गए और भारत आकर इन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया या वकालत का पेशा अपना लिया। उन्नीस सौ 12 में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर अधिवेशन 1912 में होता है। ये कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन था और इसमें नेहरू ने भाग लिया। नेहरू ने इसमें भाग लिया। तो सर्वप्रथम नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो वो था बांकीपुर अधिवेशन, और ये 1912 में हुआ था और इसी में कांग्रेस के इस अधिवेशन में नेहरू ने भाग लिया था। 1913 में ये कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं और संयुक्त प्रांत, वर्तमान जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उस समय उसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, इस संयुक्त प्रांत की जो कांग्रेस थी उसके सदस्य बन गए 1913 में। तो 1913 में संयुक्त प्रांत कांग्रेस, संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सदस्य बन गए। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है वहां उसकी जगह पहले जो राज्य था वो संयुक्त प्रांत था। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें 1913 के बाद की बात करें, 1916 में इनकी मुलाकात पहली बार गांधी जी से होती है। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, और इसी अधिवेशन के दौरान नेहरू की जो मुलाकात होती है गांधी जी से होती है। मुलाकात गांधी जी से होती है और गांधी जी से ये प्रभावित भी होते हैं। 1916 में ही इनका विवाह होता है। 1916 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह होता है और विवाह कमला नेहरू से हुआ। विवाह किससे हुआ? विवाह कमला नेहरू से हुआ। 1918 में ये कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुने जाते हैं। कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुने जाते हैं कब? 1918 में। तो 1918 में कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुन लिए जाते हैं। बाद हम बात करें तो 1919 में 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने हड़ताल की। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने हड़ताल की, और जब गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की तो इसमें नेहरू ने भी भाग लिया। नेहरू ने भी भाग लिया और यहीं से नेहरू के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। यहीं से नेहरू के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। तो नेहरू के राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से होती है? तो 6 अप्रैल 1919 के समय जब गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हड़ताल की तब उसमें नेहरू ने भाग लिया और यहीं से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। 1920 में जब हम चलते हैं तो 1920 में एक आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था जिसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया। जब महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन किया तब इसमें नेहरू ने भाग लिया। नेहरू ने भाग लिया और अपना जो वकालत का पेशा था उसको त्याग दिया। वकालत का जो पेशा था उसको त्याग दिया, यानी उन्होंने वकालत छोड़ दी और अब ये पूरी तरह से राजनीति में आ गए असहयोग आंदोलन के समय। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान ही इनकी प्रथम बार जेल होती है 1921 में, और 6 महीने के लिए जेल होती है। तो इसी आंदोलन के दौरान प्रथम बार इनकी जेल होती है। प्रथम बार जेल होती है और ये जेल इनकी 1921 में हुई थी। लगभग 6 वर्ष की इनकी जेल थी, 6 माह की।
1922 में ये इलाहाबाद नगर पालिका के सदस्य चुने जाते हैं। इलाहाबाद नगर पालिका के सदस्य चुने जाते हैं और सदस्य के रूप में ये 1922 से 1925 तक रहते हैं। तो इलाहाबाद नगर पालिका के सदस्य सदस्य नहीं, अध्यक्ष 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 नियुक्त किए जाते हैं। और ये जो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे सर्वसहमति के आधार पर नियुक्त किए गए थे। सर्वसहमति के आधार पर नियुक्त किए गए थे। 1922 से लेकर 1925 तक ये अध्यक्ष रहे थे। सर्वसहमति से नियुक्त हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें 1927 की। 1927 की तो 1927 में इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ब्रुसेल्स में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। ब्रुसेल्स में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। सम्मेलन था साम्राज्यवादी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। साम्राज्यवादी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और ये 1927 में ब्रुसेल्स में जो साम्राज्य विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, उस सम्मेलन में इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। 1927 में ही इन्होंने रूस की यात्रा की थी। 1927 में ही नेहरू व नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने, वह पिता ने रूस की यात्रा की थी। तो 1927 में एक तो ब्रुसेल्स गए जहां अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, और 1927 में ही इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। 1927 में ही इन्होंने मद्रास अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और इस मद्रास अधिवेशन में पहली बार इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। तो 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है, और इस मद्रास अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार या प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए प्रस्ताव कब पेश किया? तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद में जब साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन जब 1928 में लखनऊ में यात्रा पर था, साइमन कमीशन जब लखनऊ गया साइमन कमीशन, तो इसका नेहरू के द्वारा विरोध किया गया, और नेहरू द्वारा इसका विरोध किया गया। और जब नेहरू ने इसका विरोध किया गया तो नेहरू पर लाठियां भी बरसाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा लाठियों के प्रहार सहे थे। तो 1928 में साइमन कमीशन की लखनऊ यात्रा के दौरान इसका विरोध किया। इसके बाद में हम बात करें 1929 में पहली बार या प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो 1929 में की। और 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो था लाहौर अधिवेशन। अधिवेशन कौन सा था? लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन में पहली बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य पहली बार जो रखा गया वो इसी लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। और इसी अधिवेशन में ये भी तय किया गया था कि आगे आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम स्वराज्य दिवस के रूप में मनाएंगे।
तब से हम हर 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत की आज़ादी से पहले की हम बात करें तो 1930 से 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया और भारत की आज़ादी तक ऐसा होता रहा था। लेकिन भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। अब आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली तो हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। अब ये 26 जनवरी थी, इसको भी हमें याद रखना था क्योंकि ऐतिहासिक दिवस है, इसको हम स्वराज्य दिवस के रूप में मना रहे आ रहे हैं। तब हमने कहा कि चलो संविधान कभी भी बने, हमने क्या संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि संविधान कभी भी बने लेकिन संविधान को हम लागू 26 जनवरी को ही करेंगे। संविधान को लागू हम 26 जनवरी को ही करेंगे और इसी वजह से 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू किया गया था ताकि इस 26 जनवरी का जो ऐतिहासिक दिन था इसको याद रखा जा सके। ये 1929 की घटना हो गई। इसके बाद हम बात करें 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो इसमें भी इन्होंने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने 1930 में और इसमें भी नेहरू ने भाग लिया था। और जब नेहरू ने इसमें भाग लिया तो नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया 14 अप्रैल को। नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया 14 अप्रैल को और फिर से जेल में ठूंस दिया गया, जेल में डाल दिया गया। 14 अप्रैल 1930 की घटना है ये। उसके बाद में 1931 की ओर चलें तो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है तो इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में नेहरू ने भाग लिया और इसमें भाग लेकर नेहरू ने भारत की आर्थिक समस्याओं पर विचार प्रस्तुत किया। भारत की आर्थिक समस्याओं पर विचार प्रस्तुत किए। तो 1931 के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आर्थिक समस्याओं पर विचार प्रस्तुत किए और भारत की आर्थिक समस्याओं पर विचार प्रस्तुत करते हुए इन्होंने उद्योगों का समर्थन किया या हम कह सकते हैं उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया, इसके अलावा भूमि सुधार का समर्थन किया और श्रमिकों की दशा में सुधार का समर्थन किया। श्रमिकों की दशा में सुधार का समर्थन किया। ठीक है, तो 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसमें नेहरू भाग लेते हैं, भारत की आर्थिक समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और इन विचारों में उद्योगों की राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और श्रमिकों की दशा में सुधार पर बल इन्होंने दिया था। हम बात करें कि नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की, यहाँ थोड़ा सा विवाद है। नेहरू द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता, अब यहाँ थोड़ा सा विवाद इसलिए हो जाता है कि कुछ बुक्स हैं उसमें आपको ये डेटा 3 मिल जाएगा तो कुछ में 4 मिल जाएगा, कुछ में 3 मिल जाएगा, कुछ में 4 मिल जाएगा। अभी 3-4 का विवाद क्यों है इसको समझते हैं। देखो, पहली बार जो अध्यक्षता की ये 1929 में की नेहरू ने। 1929 में लाहौर अधिवेशन था। 1929 में कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन, जहां इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। पहली बार अध्यक्षता की। दूसरी बार जब अध्यक्षता की तो इन्होंने 1936 में की, लखनऊ अधिवेशन के समय। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की। फिर उसके बाद में इन्होंने जो अध्यक्षता की 1937 में की, 1937 में की और ये फैजपुर अधिवेशन था। ये कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन था। तो इस तरह 3 अधिवेशन हैं जिनकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन एक और अधिवेशन है और वो है 1946 का मेरठ अधिवेशन। ये है 1946 का मेरठ अधिवेशन। इस समय भी ये अध्यक्ष बने थे
अध्यक्ष बने थे, लेकिन 1 माह के बाद ही ये अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष बन गए, अंतरिम सरकार में बन गए उपाध्यक्ष। जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उसमें उपाध्यक्ष बन गए, और जब ये उपाध्यक्ष बन गए तो इन्होंने दे दिया इस्तीफा। इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में जो अध्यक्ष बने वो बने जेबी कृपलानी। तो इनके इस्तीफा देने के बाद में कौन बन गए? जेबी कृपलानी बन गए। तो इस तरह 1946 का जो मेरठ अधिवेशन था, इसको सामान्यतः जेबी कृपलानी से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? जेबी कृपलानी से। और जो इनको नेहरू का मान लेते हैं वो 4 बता देते हैं। सामान्यतः 3 ज्यादा सही है यहाँ, लेकिन वो हमें अकॉर्डिंग टू एग्जाम चलना है कि उसमें 3 है ऑप्शन या फिर 4 है। और आप कहोगे कि 3 और 4 दोनों आ गए तो फिर सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि वहां विवाद तो पेश किया ही जाएगा। विवाद किया जाएगा तो विवाद उठेगा, तो 3 और 4 दोनों को सही मानना पड़ेगा। तो इस तरह ये कहानी है 3 और 4, 3 ज्यादा सही है इसमें। बाकी आपको मैंने सारी कहानी बता दी, जिस तरह एग्जामिनर आपसे पूछे उसके अनुसार आपको आंसर देना है। स्वतंत्रता के बाद की हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भी ये 3 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और ये रहे थे 1951 से लेकर 1954 तक। 1951 से लेकर 1954 तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अर्थात स्वतंत्रता के बाद भी इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की या कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। ये 1936 का जो अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन के दौरान इन्होंने भारत एवं विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवाद को अपनाने पर बल दिया था। तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान नेहरू ने भारत व विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए, विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवाद अपनाने पर बल दिया था। क्या अपनाने पर बल दिया था? समाजवाद अपनाने पर बल दिया था। उन्नीस 1936 में ही इन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो 1936 में ही नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1936 में जब मांग की तो इन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक व सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान यह संविधान सभाई है, का समाधान यह संविधान सभाई है, सभा ही है। बस शर्त यह है कि इसका गठन अर्थात संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक पद्धति से हो, के आधार पर लोकतांत्रिक पद्धति से हो।
तो इस तरह इन्होंने 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग की वयस्क मताधिकार के आधार पर। इसके बाद में हम बात करें तो 1938 में कांग्रेस की योजना समिति के अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस की योजना समिति थी जिसका नाम था राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति, और ये योजना समिति कांग्रेस की थी, इसको कांग्रेस योजना समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इसका गठन 1938 में हुआ, और इसके गठन की हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, वो अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? नेहरू बनाए गए थे। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि 1938 में जो कांग्रेस थी, उस 1938 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, यानी कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, और राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इससे पहले एक घटना रह गई 1934 की। देखो 1934 में नेहरू व गांधी में मतभेद पैदा हो जाते हैं, और जब ये मतभेद पैदा हुए नेहरू और गांधी में, तो गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, या कांग्रेस को से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते हुए गांधी ने कहा था, गांधी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, और गांधी ने कहा था कि मैं स्वयं को कांग्रेस में एक अनुपयोगी भार महसूस करता हूं। मैं स्वयं को कांग्रेस में एक अनुपयोगी भार महसूस करता हूं। मैं स्वयं को कांग्रेस में एक अनुपयोगी भार महसूस करता हूं, ये गांधी जी ने कहा और त्यागपत्र दे दिया। 1934 की एक घटना है। उसके बाद हम बात करें 8 अगस्त 1942 की। 8 अगस्त 1942 को की मध्यरात्रि को कांग्रेस का अधिवेशन था, बंबई अधिवेशन। और इस अधिवेशन में बंबई का ग्वालियर टैंक था, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन करने की घोषणा की गई गांधी जी के द्वारा। तो 8 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है गांधी जी के द्वारा। जैसे ही ये घोषणा हुई तो उसके ठीक अगले ही दिन अर्थात 9 अगस्त को प्रमुख जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी समय नेहरू भी गिरफ्तार किए गए। तो अन्य नेताओं के साथ साथ नेहरू को भी गिरफ्तार इस समय किया गया। देखो 8 अगस्त 1942 की मध्यरात्रि को बंबई अधिवेशन था। इस समय बंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया, और इस प्रस्ताव के अंतर्गत 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन भारत में शुरू होना था। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई, और अंग्रेजों को जब इस बात की भनक लग गई तो उन्होंने जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इन गिरफ्तारी में नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया ठीक अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को। इस तरह हम बात करें तो नेहरू ने अपने सार्वजनिक जीवन के तौर पर कुल 9 साल जेल में बिताए थे। सार्वजनिक जीवन के तौर पर कुल 9 वर्ष जेल में बिताए थे नेहरू ने। इसके बाद बात करें हम 1945 को। 1945 में एक समझौता होता है, सम्मेलन होता है, शिमला सम्मेलन। इस शिमला सम्मेलन में नेहरू भाग लेते हैं। इस शिमला सम्मेलन में नेहरू भाग लेते हैं, और नेहरू ने इसमें जो भाग लिया था उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर भाग लिया था।
तो 1945 में नेहरू ने लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर शिमला सम्मेलन में भाग लिया था। देखो, शिमला सम्मेलन की हम थोड़ी सी बात कर लें तो शिमला सम्मेलन का उद्देश्य हम बात करें तो उसमें वेवेल योजना को कार्य रूप देने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। वेवेल योजना को कार्य रूप देने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था क्या कि भारत एक तरह से विरोध कर रहा था अंग्रेजों का। भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। जापान भारत तक पहुंच चुका था। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज ये चाह रहे थे कि भारतीय हैं वो अंग्रेजों का सहयोग करें। तो इसलिए तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने एक वेवेल योजना पेश की और इस वेवेल योजना में ये कहा गया कि भारत को हम आज़ादी देंगे। आज़ादी देने से पहले भारत को संविधान बनाना है अपना, और संविधान बनने तक जो वायसराय की या गवर्नर जनरल की जो कैबिनेट है उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए, या कार्यकारिणी परिषद कहते हैं। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसका पुनर्गठन कर लिया जाना चाहिए। अब इस वेवेल योजना में ये बात कही गई। इस वेवेल योजना को कार्य रूप देने के लिए विभिन्न जो भारत के राजनीतिक दल थे, जो भारत राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने भाग ले रखा था, उनको आमंत्रित किया गया। लगभग 21 लोगों को आमंत्रित किया गया, 21 राजनेता और 22वें लॉर्ड वेवेल, यानी टोटल 22 व्यक्तियों को इसमें भाग लेते हैं। तो टोटल जो 22 व्यक्ति भाग लेते हैं, इसमें ये तय होना था कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें दो पदों को छोड़कर, एक तो गवर्नर जनरल और दूसरा चीफ कमिश्नर, इन दो को छोड़कर बाकी सभी भारतीय होंगे। और बाकी के जितने भी भारतीय होंगे वो आधे तो मुस्लिम लीग से होंगे, आधे कांग्रेस से होंगे। ये तय किया गया, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई थी कि तो 1945 में इन्होंने शिमला सम्मेलन में भाग लिया। 1945 में ही इन्होंने जनादेश से, आज़ाद हिंद फौज के 3 फौजी थे, आज़ाद हिंद फौज, और इस आज़ाद हिंद फौज के 3 फौजी थे। एक था शाहनवाज, दूसरा ढिल्लो और तीसरा शहगल। इनके लिए इन्होंने मुकदमा लड़ा था या इनके मुकदमे की पैरवी की। तो 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंद फौज के 3 सिपाहियों शाहनवाज, ढिल्लो और शहगल, इन तीनों के मुकदमे की पैरवी की जनादेश से, अर्थात जनता के कहने पर। यानी असहयोग आंदोलन के समय जब इन्होंने अपना वकालत का पेशा त्याग दिया था, वकालत छोड़ दी थी, लेकिन जनादेश के या जनता के कहने पर 1945 में 3 आज़ाद हिंद के फौजियों के मुकदमे की इन्होंने पैरवी की थी। इसके बाद हम बात करें, घटना है 2 सितंबर 1946 की। 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का गठन यानी अब भारत को आज़ादी देनी है अंग्रेजों को। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी देंगे, तो उससे पहले एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है ताकि आज़ादी के बाद इस सरकार के द्वारा भारत का संचालन किया जा सके, भारत के प्रशासन का संचालन किया जा सके। क्योंकि भारत में प्रथम बार जो चुनाव तो हुए थे वो 1951-52 में हुए थे। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है और इस अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। और इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को विदेश विभाग सौंपा जाता है। इनके पास कौन सा विभाग था? विदेश विभाग था। तो अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, विदेश विभाग इनके पास था। यहाँ ध्यान ये रखना है कि कुछ बुक्स में हो सकता है आपको अध्यक्ष के रूप में इनको बता दिया जाए कि अंतरिम सरकार में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष नहीं थे, ये उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो लॉर्ड माउंटबेटन थे।
अध्यक्ष तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो ये उपाध्यक्ष थे। कुछ बुक्स बता सकती हैं, तो आपको इस चीज को ध्यान रखें। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, और आजादी के बाद में देश के प्रथम प्रधानमंत्री यही बने, प्रथम प्रधानमंत्री बने, और प्रथम विदेश मंत्री भी यही थे। यानी इनको विदेश विभाग भी इनके पास था, प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश विभाग इनके पास था। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री बने, और अपनी मृत्यु तक ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री रहे। और इनकी जो मृत्यु होती है 27 मई 1964 को, 27 मई 1964 को मृत्यु होती है। तो अंतरिम सरकार से ये शामिल हो जाते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम विदेश मंत्री बनते हैं, और अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इसकी मध्य रात्रि को, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भाषण दिया, संविधान सभा में भाषण दिया। और वो जो भाषण था वो था भाग्यवधु के साथ चिर प्रतीक्षित मुलाकात। ये भाषण बड़ा ही फेमस है इनका, भाग्यवधु के साथ चिर प्रतीक्षित मुलाकात। और ये भाषण बड़ा ही इनका फेमस है, प्रसिद्ध है। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में संविधान सभा में ये भाषण इन्होंने दिया था। 1950 में इन्होंने योजना आयोग का गठन किया। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। जब योजना आयोग का गठन इन्होंने किया, तब उस समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। और जॉन मथाई ने इस योजना आयोग को समानांतर मंत्रिमंडल कहा, समानांतर मंत्रिमंडल कहा। और समानांतर मंत्रिमंडल कहते हुए जॉन मथाई ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो 1950 में जब योजना आयोग बना, तो तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई ने योजना आयोग को समानांतर मंत्रिमंडल कहते हुए अपना त्याग पत्र दे दिया। 1952 में इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने का जो उद्देश्य था वो था जन भागीदारी, ग्रामीण प्रशासन में जन भागीदारी, ये इसका उद्देश्य था। 55 में इनको भारत रत्न मिलता है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिलता है। पंचशील समझौता व गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्षता की नीति के जो प्रमुख रणनीतिकार थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रमुख रणनीतिकार कौन थे? तो प्रमुख रणनीतिकार जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा है कि वे नितांत उज्जवल हैं, वे नितांत उज्जवल हैं, उनकी सच्चाई संदेह से परे है, उनकी सच्चाई संदेह से परे है, देश उनके हाथों में सुरक्षित है, देश उनके हाथों में सुरक्षित है।